इससे पहली वाली वीडियो में शून्य कोटि अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी थी और इसके बाद अब नेक्स्ट है प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब जैसे हमने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग अवकलित वेग समीकरण निकाला था, उसी तरह इसमें भी निकालेंगे, तो इसके बाद अर्थारिफल भी निकालेंगे। तो अब है प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया, पहला जब हमने शून्य कोटि अभिक्रिया पढ़ी थी तो उसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की शून्य घात मतलब उस पर शून्य घात के समानुपाती था, मतलब उस पर वो डिपेंड नहीं था। लेकिन इसमें कितनी घात के? प्रथम घात के समानुपाती होगा। प्रथम कोटि से मतलब है प्रथम घात के समानुपाती। तो क्या होगा? प्रथम कोटि अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग क्रिया कारक की या अपेय कारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। अब कैसे होती है वो मैं आगे लिखती हूँ इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले वही करना है, हमें अवकलित वेग समीकरण निकालना है, ठीक है। अवकलित वेग समीकरण, तो इसमें देखो, मानो कोई रिएक्शन है, ए से उत्पाद बन रहा है, हमें पता है कि ये जब प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात मतलब एक, या फिर एक, या तो ऊपर एक लगा दो या फिर कुछ नहीं लगाओगे तो भी वो एक ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे? अभिक्रिया वेग बराबर, ये लिख सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी। मतलब क्या है? क्रिया कारक की सांद्रता में कमी हो रही है तभी तो उत्पाद बनना है। ये लिख देंगे इसी पे, तो अभिक्रिया वेग इसी के तो बराबर होगा। तो ये किसके समानुपाती होगा? प्रथम घात के समानुपाती। ये किसके समानुपाती हो गया? प्रथम घात के, और ये इसके बराबर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट? माइनस डी ए अपॉन डी टी। अब बराबर लगाए तो अब लगाएंगे K1। K1 मतलब प्रथम कोटि होगी, K1 समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर 1 होगा। यहाँ K1 क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ठीक है। आप आगे देखो, माना कि क्रिया कारक ए की सांद्रता, ए की प्रारंभिक सांद्रता, ए की प्रारंभ में जब अभिक्रिया शुरू हुई है उस समय सांद्रता है A मोल पर लीटर। T समय बाद X मोल किस में बदल जाते हैं? प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। तो अब A की सांद्रता, अभिकारक A की सांद्रता कितनी होगी? A माइनस एक्स, A माइनस एक्स सांद्रता किसमें? मोल पर लीटर। तो देखो, सांद्रता थी प्रारंभ में A मोल पर लीटर, T समय बाद X मोल पर लीटर कम हो गई तो कितनी बची? A माइनस एक्स मोल पर लीटर, ठीक है। अब जो हमने इक्वेशन फर्स्ट लिखा है तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? माइनस डी, A की जगह लिखेंगे A माइनस एक्स अपॉन डी टी। K1 यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? 1 माइनस लिख दिया। इसके बाद आगे लिखेंगे, इसके बाद अगर हम करें तो माइनस डी ए अपॉन डी टी प्लस डी एक्स अपॉन डी टी बराबर K1 A माइनस एक्स, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 0, क्यों? ये कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। तो देखो, हमें ये डी एक्स अपॉन डी टी ही निकालना है, तो ये क्यों? क्योंकि हमें निकालना है डी एक्स अपॉन डी टी के वैल्यू समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन की दर निकाली है, तो ये हमारा चर हो जाएगा। यहाँ डी अपॉन डी टी ये कांस्टेंट हो गया है, तो ये अचर, तो इसका अवकलन होगा 0, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर K1 A माइनस एक्स। इसको रख देते हैं हम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड को रीअरेंज करने पर, रीअरेंज किया तो क्या होगा? डी एक्स A माइनस एक्स K1 डी टी, यहाँ पे आ गया, ये होगी इक्वेशन। तो यहाँ तक हो गया हमारा अवकलित वेग समीकरण। यहाँ तक क्या हो गया? अवकलित वेग समीकरण। ये सब अवकलित वेग समीकरण निकालना था, तो समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन की दर निकालनी थी, तो डी एक्स अपॉन डी टी ये निकल गया, ठीक है। इसके बाद हमने समीकरण 2 को रीअरेंज किया। इस रीअरेंज करने के बाद हमें अब निकालना समाकलित वेग समीकरण। तो हम क्या कर देंगे? इसका समाकलन करेंगे। तो दोनों ओर का समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो देखो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, इसका समाकलन K1
बाहर आ जाएगा, dt का समाकलन। इसमें आगे क्या होगा, इसके बाद अगर इसका समाकलन किया जाए तो क्या है 1/x dx, तो इसका अगर समाकलन करेंगे तो आएगा माइनस log a माइनस एक्स। ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस log a माइनस एक्स। क्या होता है 1/x dx का 1/x 1/x dx, इसका समाकलन होता है log x। ठीक है, तो यहाँ 1/a माइनस एक्स का समाकलन हो जाएगा, dx का समाकलन हो जाएगा log a माइनस एक्स। इसके बाद जो, तो इसमें माइनस कहाँ से आया, माइनस आया, जो x होता है उसका गुणांक आगे आ जाता है, x का गुणांक में क्या आगे माइनस है, तो यहाँ आ गया माइनस। बस इतना याद रखना है, बायोलॉजी वालों को सिर्फ ये याद रखना है कि 1/e माइनस एक्स का समाकलन हो जाएगा log a माइनस एक्स माइनस log a। ठीक है, तो इसके बाद इसके बाद ये कर दिया, फिर इक्वल में क्या आ जाएगा k1 dt का क्या हो जाएगा t प्लस, अब हमें क्या लगाना पड़ेगा c क्या है, ये समाकलन स्थिरांक है। समाकलन स्थिरांक को लगाते हैं जब कोई वैल्यू लिमिट नहीं लगी होती तो स्थिरांक लगाना पड़ता है, हो गया समाकलन स्थिरांक। अब इसके बाद आगे देखो, अब देखो हम मान रहे हैं यदि t बराबर 0 है और x बराबर भी 0 है, ठीक है, t बराबर 0 पर x बराबर 0 है, तो c बराबर क्या आ जाएगा माइनस log a आएगा, किससे, इसी फॉर्मूले से। कैसे, t बराबर 0 रख दिया, x बराबर 0 रख दिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा c बराबर माइनस log a। अब देखो हमें क्या करना है, c की वैल्यू इसमें पुट करनी है, माइनस log a माइनस एक्स इक्वल k1 t माइनस log a। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आगे log a को आगे लेते हैं, इस तरफ पश्चांतरित करते हैं, तो माइनस log माइनस इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस log a माइनस एक्स इक्वल्स टू k1 t आ गया। इसके बाद देखो log a माइनस log b क्या हो जाता है log a अपॉन b, तो हम क्या करेंगे log a क्या हो गया, ये a अपॉन b क्या है x, log a माइनस log b क्या हो गया log a अपॉन b। ठीक है, इसके बाद अगर हमें k1 की वैल्यू निकालनी हो तो k1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, t को भी इधर अपॉन में पहुँचाना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं k1 बराबर 1 अपॉन t1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब k1 log बेस बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 2.303 चेंज करना पड़ेगा t1। अब यहाँ LOG log a अपॉन a माइनस एक्स, तो ये हो गया प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, समीकरण 6 प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है, जिसकी सहायता से हम किसी निश्चित ताप पर, जिसकी सहायता से हम किसी t1 नहीं है ओनली t है, किसी निश्चित ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। अब ये जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के समय का समाकलित वेग समीकरण है, इसके कुछ अन्य रूप भी दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट है विलहेल्मी समीकरण। विलहेल्मी समीकरण क्या होता है, देखो कैसे लिखते हैं समीकरण को, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है t0, तो t बराबर 0 पर सांद्रता है c0। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता है, t समय पर सांद्रता होती है ct। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह लिख सकते हैं हम c0 और a माइनस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं ct। तो इक्वेशन 5 से क्या लिखेंगे, k1 बराबर 1 अपॉन t log c0 अपॉन ct। ठीक है, k1 बराबर 1 अपॉन t log c0 अपॉन ct। तो अब आगे देखो, हमने t को इधर ले लिया, तो k1 t बराबर माइनस log ct अपॉन c0, ct अपॉन c0 हो गया, तो यहाँ हो गया माइनस। ठीक है, अगर दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा
नेक्स्ट मैं यहाँ लिख रही हूँ ना, क्या जाएगा log CT अपॉन C0 बराबर माइनस K1T। फिर आगे देखो CT अपॉन C0 लॉग को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस K1T। ठीक है, अब आगे हमें निकालनी CT ओनली, तो हम क्या कर देंगे C0 को ऊपर, C0 e की पावर K अपॉन फिर K1 इंटू T। तो ये हो गया समीकरण नंबर 7, और ये समीकरण नंबर 7 विलहेल्मी समीकरण कहलाता है। इसका नाम होता है विलहेल्मी समीकरण। नेक्स्ट है दूसरा रूप, अंतराल रूप है, अंतराल रूप दूसरा रूप। अब देखो अंतराल रूप क्या होता है। अंतराल रूप में हम t1 समय पर सांद्रता x1 और t1 समय पर लेंगे सांद्रता x1 और t2 समय पर लेंगे सांद्रता x2। माना एक अभिक्रिया में t1 समय पर अभिकारक की सांद्रता x1, t2 समय पर अभिकारक की सांद्रता x2। तो अंतराल है ना, समय का अंतराल और सांद्रता का अंतराल, इसीलिए इसको कहा अंतराल रूप। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 6 था पहले वाला, समीकरण 6 से क्या आ जाएगा K1 बराबर 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो 2.303 अपॉन K1, हमें T1 अब हम क्या लिखेंगे, हमें T निकालना है, तो हम क्या लिख देंगे T बराबर K1 यहाँ आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब T1 भी निकालना है और T2 भी निकालना है। देखो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे A अपॉन A माइनस x1। ठीक है, T2 में क्या लिखेंगे, T2 में भी K1 ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं, log A अपॉन A माइनस x2। ओके, इक्वेशन नंबर 8, क्योंकि 7 पहले ले ली थी, इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन 9 में से इक्वेशन 8 को घटाने पर तो क्या आएगा, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K1 तो कॉमन है, log A अपॉन A माइनस x2 माइनस log A अपॉन A माइनस x1। ये हो गया। हम इसको डेल टी भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बराबर 2.303 अपॉन K1 log A माइनस log B क्या होता है, log A अपॉन B, तो log A माइनस x1 अपॉन A माइनस x2। ये आ गया इक्वेशन नंबर 10, और ये जो इक्वेशन नंबर 10 होती है ये होता है अंतराल रूप। अंतराल रूप से ये निकला है इक्वेशन 10। ठीक है, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के दो रूप थे, विलहेल्मी समीकरण और अंतराल रूप। तो ये दोनों कंप्लीट हो गए। इसके बाद है अर्धायुकाल। अब हमें आयुकाल निकालना है, तो देखो नेक्स्ट अर्धायुकाल। देखो माना T2 समय पर अभिकारकों की सांद्रता है A का आधा, मतलब अभिक्रिया शुरू हुई, अभिक्रिया शुरू होने पर समय T1, अभिक्रिया आगे प्रोसेस में हुई, और T2 समय पर अभिक्रिया की सांद्रता कैसी रह जाती है, हाफ। T2 नहीं, T1/2 सॉरी, T हाफ समय पर अभिकारक की सांद्रता भी क्या रह जाती है, आधी, तो A माइनस हाफ। बस इतना इसका यूज़ करना है। अब देखो समीकरण 6 से K1 बराबर 2.303 अपॉन T हाफ, ये रख देंगे, log A माइनस एक्स, ये है। अब हमें, अब सांद्रता तो कितनी है, A हाफ है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो अब नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, चलो। तो T हाफ बराबर 2.303 अपॉन K1 A माइनस A अपॉन 2। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2.303 अपॉन K1 लॉग क्या आ जाएगा, A अपॉन A/2। ठीक है, A से A गया, क्या बचा, log 2,
तो 2.303 अपॉन K1 लॉग वैल्यू 2.303, यहाँ LOG मतलब कहाँ गया लॉग 2, इसका अवकलन निकालें तो क्या आ जाएगा, इसका अवकलन नहीं सॉरी लॉग 2 की वैल्यू रखेंगे तो 0.3010, तो T हाफ सॉल्व करो 0.693 अपॉन K1, तो T हाफ क्या आ गया 0.693 अपॉन K1, इक्वेशन नंबर 11। ये इक्वेशन नंबर 11 क्या आ गया, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। समीकरण 11 प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल भी खत्म। तो उसके बाद एग्जाम्पल्स लिखे हैं। एग्जाम्पल हैं जैसे कि अमोनियम नाइट्राइड का जलीय विलयन में अपघटन। तो एग्जाम्पल और रिएक्शन लिखी हुई है, वो आपको याद करनी होंगी, आप याद करिए। इसके बाद है नेक्स्ट रेडियो एक्टिव विघटन की प्रथम कोटि अभिक्रिया। रेडियो एक्टिव विघटन की प्रथम कोटि अभिक्रिया, अब हम इसको करते हैं आगे। रेडियो एक्टिव विघटन की प्रथम कोटि अभिक्रिया है